सबसे पहले मेरी तरफ से आपको एक प्यारी सी नमस्कार और मैं बलवंत साहनी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिजीज के बारे में। हमने पीछे पढ़ा था वायरस से रिलेटेड डिजीज थी, रोगों के बारे में क्या था, वायरस से किसे होता है, वायरस क्या है, वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से अंग को इफेक्ट करते हैं, यानी वो किससे अंग को प्रभावित करते हैं। ये चीज पढ़ी थी हमने, पोलियो को कंप्लीट किया था। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं वायरस से सारी चीजें, जहां से क्वेश्चन आते हैं वायरस से होने वाले रोग यानी विषाणु से होने वाले रोग किस किस प्रकार से, ठीक है, किससे होने वाले रोग पढ़ने वाले हम वायरस यानी विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। विषाणु यानी वायरस, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, गला थोड़ा सा खराब है तो हो जाता है कई बार। क्लियर है? तो वायरस यानी विषाणु, विषाणु के बारे में हमने रोग पढ़े थे भी कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, हर्पीज, हेपेटाइटिस, उसके बाद हाइड्रोफोबिया, सार्स हो गया, उसके बाद कोरोना हो गया, उसके बाद एड्स, पोलियो और जिका, निफा वायरस, जिका वायरस, ठीक है, रूबेला, मम्स, मिजाज, ये रोग हमने वहां पर कंप्लीट किए थे, मोस्ट ऑफ बता दिए मैंने, ठीक है। आज हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जहां से पोलियो मैंने बहुत अच्छे से समझाया था पीछे, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है, बाकी आपको ही पता होगा कैसे समझाया। और क्योंकि अपने पे विश्वास होना जरूरी है, कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो विश्वास होना जरूरी है। अगर मैं ये कहता हूँ अच्छे से नहीं समझाया तो इसका मतलब मुझे विश्वास नहीं है, मैं अच्छे से समझा नहीं सकता। मुझे विश्वास है, मैं जो भी चीज करवाता हूँ बहुत अच्छे से करवाता हूँ, ठीक है। इस बात का विश्वास होना जरूरी है। आज हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में और होने वाले वायरस से सारी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा, कैसे कैसे, कहां से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे पोलियो से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं और मैंने पोलियो बहुत अच्छे से करवाया, उसी तरीके से एड्स से भी ज्यादा रिपीट होते हैं। जहां पर मुझे लगता है यहाँ से एक दो क्वेश्चन ही करने चाहिए या ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एड्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। एड्स है क्या, तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड एमिनो। आप पढ़ते जाओ, बस लेक्चर देखते जाओ, अपने आप हो जाएगा। एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज, सिंपल भाषा में समझे तो, यानी इसका मतलब क्या है, उपार्जित, ठीक है, यानी उपजने वाला, बाद में, सीधी सी बात है, जन्म के बाद में होने वाला रोग है, ठीक है। किसी न किसी तरीके से जन्म के समय भी हो सकता है, लेकिन उसे उपार्जित बोलते हैं। क्यों होगा ये चीज मैं बताऊंगा। एमिनो का मतलब होता है प्रतिरक्षा और डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, ठीक है। सिंड्रोम का मतलब होता है कारक जो क्या है, बहुत से रोगों को बढ़ावा देता है, ठीक है। यानी एड्स क्या है, तो एड्स कोई ऐसा रोग नहीं है, एड्स एक ऐसा सिंड्रोम माना जाता है, ठीक है ना। जिस प्रकार से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, सिंड्रोम का मतलब होता है कोई रोगों को बढ़ावा दे रहा है वो किसी न किसी तरीके से, सिंपल भाषा। अगर कारक है वो तो अनेक डिजीज लग जाएंगे। अगर किसी को एड्स हो जाए ना, ठीक है, तो एड्स हो जाए तो क्या होगा, किसी न किसी अनेक प्रकार के रोग लग जाएंगे और वो ठीक होने का नाम नहीं लेंगे, तो इसलिए वो क्या है, एड्स है, ठीक है। एड्स क्या है, तो रोग है, किससे होने वाला है जी, वायरस से होने वाला है जी। कौन सा वायरस है जी, HIV वायरस, ठीक है। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। सेम बात इसमें, मानव के अंदर इम्यून पावर जब उसको डेफिशिएंसी यानी उसकी कमी करने वाला वायरस कौन सा है, HIV वायरस, जो क्या रोग फैलाता है लास्ट में, एड्स, ठीक है। तो HIV से क्या होता है, एड्स होता है, बात कंप्लीट हुई। रोग किससे होता है, वायरस कौन सा है, ये होता है, ठीक है। यानी वायरस जो है ये चला गया तो उसके बाद हमें सिम्टम क्या नजर आएंगे, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, 15-20 मिनट लगेंगे इसके ऊपर। यानी हमें लक्षण क्या नजर आएंगे, तो लक्षण आएंगे आपको सबसे पहले तो वेट लॉस, यानी वजन कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फीवर यानी बुखार हो जाएगा, बुखार रेगुलर रहेगा, ठीक है ना, बुखार हो जाएगा। उसके बाद आपकी आई साइट वीक हो जाएगी, यानी नजर कमजोर हो जाएगी, सिंपल से है, ठीक है। और उसके बाद
आपके शरीर में एक वीकनेस सी फील होगी, यानी आपको क्या होगा, कमजोरी महसूस होगी। इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं किसमें, एड्स के अंदर, ठीक है। वीकनेस, आई साइट लो, आपके यहाँ नजर कमजोर हो जाएगी, ठीक है। किसी को हो गया तो उसके अंदर बुखार रहेगा और वजन बहुत ज्यादा कम होना शुरू हो जाएगा, यानी वजन बहुत ही धीरे धीरे घट ही रहा है, बढ़ने का नाम ही ले रहा है। उसके बाद अनेक प्रकार के कोई रोग जल्दी से लग गया, जैसे आपको कोई भी चोट लग गई तो वो घाव भरने का नाम नहीं लेंगे, ठीक है ना, घाव कम भरेंगे, घाव कम भरेंगे, ठीक है, घाव भरने का नाम ही नहीं ले रहे, चोट लग गई तो इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं एड्स के ऊपर, ठीक है। फैलने का कारण क्या है, एचआईवी क्या है, इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं, टेंशन मत लो। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, सिम्टम तो हो गए, इसका ट्रांसमिशन किस आधार पे होता है, ट्रांसमिशन, यानी फैलता किसके कारण है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये फैलता है सेक्सुअल इंटरकोर्स से, यानी आप कहोगे जी लैंगिक संबंध से फैलने वाला, ज्यादातर बोल रहा हूं, ठीक है, ये नहीं है कि ऐसे फैलेगा। और सेक्सुअल इंटरकोर्स लैंगिक संबंध से फैलता है। दूसरा ये, यानी इन्फेक्टेड नीडल से भी फैल सकता है, ठीक है। उसके बाद ये और किससे फैल सकता है जी, तो ये फैल सकता है इन्फेक्टेड ब्लड डोनेट करने से भी फैल सकता है, यानी जो ब्लड यानी संक्रमित रक्त दान करने वाले से भी फैल सकता है, नीडल से, यानी संक्रमित सुई के द्वारा, संक्रमित सुई के द्वारा भी रोग फैल सकता है, ठीक है। और भी इसके क्या कारण है, अनेक कारण है, ठीक है, लेकिन आपको इतना याद रखना है, यानी किसी के साथ मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखने से ये रोग हो सकता है। होने का मतलब ये नहीं है कि अगले को मतलब मल्टीपल सेक्स पार्टनर है, या आप किसी के साथ मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी करते हो तो उसके अंदर फैलने के कारण कब है, जब दोनों में से कोई बंदा एक एचआईवी पॉजिटिव है, यानी एक को एड्स हो या एचआईवी पॉजिटिव हो। एचआईवी पॉजिटिव होना और एड्स होने का थोड़ा अलग फंडा है, मैं बता दूंगा इस बात के बारे में। अगर किसी बंदे को एचआईवी है, ठीक है ना, एचआईवी पॉजिटिव है, और दूसरा बंदा उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो एचआईवी पॉजिटिव वाला इसको भी क्या कर देगा, एचआईवी पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। कारण क्या है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एचआईवी का वायरस था। दूसरा कोई बंदा एचआईवी पॉजिटिव, उसने ब्लड डोनेट कर दिया और इस बंदे ने रिसीव कर लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, एचआईवी पॉजिटिव हो जाएगा। किसी बंदे ने मतलब डॉक्टर ने सुई लगाई, इस सुई को दोबारा किसी को लगाया, तीसरे को लगाया, चौथे को लगाया, तो हो सकता है ये सुई जिस पॉजिटिव वाले के लग के और नेगेटिव वाले को लग जाती है, तो ये क्या है, ब्लड के अंदर एचआईवी एंटर कर जाएगा। ऐसी बातें। उसके बाद अगर किसी को चोट लगी है मान लो, या एक ही मतलब पहले युद्ध क्षेत्र होते थे उसके अंदर तलवार वगैरह का प्रयोग किया जाता है, किसी को यहाँ से काट दिया, अगर वो एचआईवी पॉजिटिव उसका ब्लड वहां पे चला गया, उसी समय दूसरे को काट दिया तो पॉजिटिव वाला उसमें भी एंटर कर सकता है, ऐसा भी देखने को मिला, ठीक है। ऐसी मतलब उसके बाद दूसरे भी कारण और कुछ भी कारण, ठीक है, तो वो हमें याद नहीं करना, तो इतना होना चाहिए भी हमें पता होना चाहिए सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कम से कम जानकार बंदा हो जिसके हमें पता हो एचआईवी पॉजिटिव नहीं है तो ही किया जा सकता है, नहीं प्रोटेक्शन वगैरह यूज करने के बाद भी बचा जा सकता है, ठीक है। और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी सबसे ज्यादा किससे फैलता है, एनल सेक्स से फैलता है, एनल सेक्स से फैलता है, ठीक है ना, यानी गुद्दा लैंगिक संबंध से फैलता है, ठीक है। क्यों एनल सेक्स से ज्यादा क्यों फैलता है, क्योंकि एनल सेक्स जो है ना उसमें एनस म्यूकोसा पाई जाती है, यानी एक क्या गुद्दा द्रव पाया जाता है, और गुद्दा द्रव में ये सबसे ज्यादा रहता है, गुद्दा द्रव जो होती है उसमें क्या रहता है, सबसे ज्यादा एचआईवी के वायरस पाए जाते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो इस बात को साथ में लेके चलना, ऐसे नहीं पाए जाएंगे भी हर बंदे में मतलब गुद्दा द्रव के अंदर एचआईवी के वायरस है, नहीं, अगर वो पहले किसी न किसी तरीके से पॉजिटिव है, एचआईवी का वायरस उसके अंदर है, तो ही क्या है उसके गुद्दा द्रव में, यानी शरीर का कोई भी द्रव एचआईवी वायरस वहां पे मिलेगा। अगर कोई बंदा मान लो एचआईवी पॉजिटिव है तो एचआईवी पॉजिटिव होने के बाद उसकी लार में भी वो मिलेगा,
यानी आप टोटल जितना भी फ्लूइड है ना, मोस्ट ऑफ फ्लूइड यानी उसके अंदर द्रव है, उसके अंदर एचआईवी का वायरस मिलेगा। वो द्रव किसी न किसी तरीके से उसका क्या हो जाए, ट्रांसमिशन हो जाए, यानी वो द्रव दूसरे के अंदर किसी प्रकार से एंट्री कर गया तो यानी कुछ समय होता है, कुछ ही समय बाद ये वायरस डीएक्टिवेट हो जाता है। वैसे वायरस नॉर्मली डीएक्टिवेट नहीं होता, लेकिन एचआईवी का हो जाता है। ठीक है, कुछ समय बाद, ठीक है, ये सलीवा में भी होता है, देखो लार के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये किसमें, लिम्फ में भी पाया जाता है, अगर वो पॉजिटिव है तो लसिका में भी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके ब्लड में भी एचआईवी मिलेगा, यानी रक्त में भी मिलेगा। उसके बाद अनेक प्रकार के सीमन यानी वीर्य के अंदर भी उसका वायरस मिलेगा। ठीक है, रेजिनल फ्लूइड यानी योनि द्रव के अंदर भी वो क्या मिलेगा, वायरस मिलेगा। तो इस प्रकार ये वायरस पूरे जितना भी शरीर के अंदर जितने द्रव पाए जाते हैं, चाहे वो कोई भी फ्लूइड हो, उसके अंदर एचआईवी का वायरस पॉजिटिव होता है। अगर बंदे के अंदर पहले एचआईवी पॉजिटिव वायरस इंटर कर चुका है तो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, आपका दिमाग खराब हो सकता है क्योंकि आप सोचो हमारे शरीर के अंदर एचआईवी का वायरस है, नहीं, उसके ही इस द्रव के अंदर पाया जाएगा जो एचआईवी पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो उसके इस भाग से कैसे भी मतलब टच में आने से दूसरा फैल सकता है। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो लेडीज से इससे फैलने के कारण रहते हैं। फिर जी इसका ट्रीटमेंट से पहले हम पढ़ते हैं टेस्ट क्या है जी। ठीक है, टेस्ट भी पढ़ना जरूरी है। फिर इसके बारे में और थोड़ी हिस्ट्री से जानेंगे। उसके बाद इसके टेस्ट, एक तो टेस्ट किया जाता है सबसे पहले अलिसा टेस्ट। ठीक है, अलिसा टेस्ट से अगर पॉजिटिव आ जाए तो किया जाता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, उसके बाद अलग ही होता है पीआर। ठीक, एक होता है क्या नाम है उसका, पीसीआर होता है। ठीक है, पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। ठीक है, पीसीआर। और एक टेस्ट होता है ओरा क्यूब टेस्ट। ये टेस्ट किसके लिए है, और भी है, लेकिन मैंने जो आपको नॉर्मली से पूछे जा सकते हैं वो बताएं। इसका होता है पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, फुल फॉर्म होती है इसकी। ठीक है, एलिसा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम। ये फुल फॉर्म पूछ नहीं जाती है आपसे बहुत बार। ठीक है, लिंक एमिनो सोर्बेंट टेस्ट। यानी एलिसा टेस्ट आपसे पूछेगा एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, एड्स के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा ये बताता क्या, तो ये एड्स नहीं बताता, ये बताता है एचआईवी पॉजिटिव है या एचआईवी नेगेटिव है, इस चीज के बारे में जानकारी देता है। अगर बंदा एचआईवी पॉजिटिव आता है तो उसके बाद दूसरा टेस्ट किया जाता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, हमारे शरीर से कोई भी क्या फ्लूइड लिया जाता है, ठीक है ना, यानी द्रव लिया जाता है, जहां पर ये मिलने के चांसेस रहते हैं एचआईवी। फ्लूइड देके उसको टेस्ट किया जाता है, अगर उसमें एचआईवी है तो वो पॉजिटिव आएगा, एचआईवी वायरस नहीं है तो नेगेटिव आएगा। लेकिन ये एलिसा टेस्ट के अंदर क्या होता है, कई बार चिकनगुनिया हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, इसके वायरस भी ये क्या डिटेक्ट करके कह देता है भी एचआईवी पॉजिटिव है। लेकिन फिर उसके बाद एचआईवी पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है, एलिसा टेस्ट बहुत ज्यादा श्योर नहीं है। उसके बाद क्या किया जाएगा, फिर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाएगा, अगर इसके अंदर पॉजिटिव आता है तो फिर पॉजिटिव है। ठीक है, पीसीआर भी इसी तरीके का टेस्ट है। ओरा क्यूब टेस्ट, ये क्या किया जाता है, ये बहुत ही मतलब 20 मिनट के अंदर रिजल्ट दे देता है। कहां से, इसके अंदर जो लार होती है ना, लार सलीवा, लार का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, लार के अंदर है या नहीं है, ओरा से बनता है ओरल क्यूब टेस्ट। क्यूब का मतलब बहुत जल्दी रिजल्ट देने वाला। ठीक है, हमारे देश में ये देन है क्योंकि लोगों की क्या है, धारणाएं बहुत ज्यादा गलत है एड्स के बारे में। अगर किसी को पता चल गया एड्स है तो वो मतलब घबरा के ही मर जाएगा घर पे, जागरूक तो है नहीं, या उसको मतलब लार से उसने चेक कर लिया, उसको रिजल्ट आ गया, वो घबरा के मर जाएगा, भी मैं तो मरूंगा, मुझे तो एड्स होगा। एचआईवी का बंदा जी सकता है 20-30 साल तक। ठीक है, एचआईवी पॉजिटिव होने का, यानी एड्स होने के बाद जीने के चांसेस कम हो जाते हैं। एचआईवी पॉजिटिव है तो वो बंदा सफर करके आराम से, मतलब कुछ दवाइयां वगैरह दी जाती है, उससे मतलब वो लंबे समय तक जी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है अगर उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ी है।
ठीक, तो ये टेस्ट किसके लिए है, तो आपको आंसर क्या देना होगा, एड्स के लिए, एड्स के लिए या HIV पॉजिटिव देखने के लिए। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, सारे के सारे टेस्ट किए जाते हैं और उससे HIV अगर पॉजिटिव आ गया बंदा तो उसे फिर अलग से ट्रीटमेंट लिया जाता है। तो आपको ये अलीसा याद करना है, एक वेस्टर्न ब्लॉट तो पक्का याद करना है, और ये याद करो चाहे ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया भी लार के अंदर भी इसका क्या पाया जाता है, वायरस पाया जाता है। ठीक है, अगर लार के अंदर वायरस ना होता लार टेस्ट करने की जरूरत क्या थी। तो अलीसा क्या बताता है जी, HIV पॉजिटिव या नेगेटिव बताता है। ठीक है, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है जी, ट्रीटमेंट यानी इसका इलाज क्या है। ठीक है, तो इसका इलाज परमानेंटली तो कोई नहीं है, लेकिन एक टेबलेट दी जाती है AZT। ठीक है, AZT एक दी जाती है स्टेपुलिन। ठीक है, और उसके बाद दी जाती है एक, ठीक है, दो याद कर लो, एज इसकी फुल फॉर्म क्या है, एजिडो थाइमिन। ठीक है, इसी का नाम दूसरा है जिंडोवाइडिन भी कह देते हैं इसको, जिंडोवाइडिन। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिंडोवाइडिन औषधि, जिंडोवाइडिन मेडिसिन या औषधि किसके काम आती है, तो HIV पॉजिटिव वाले के। ठीक है, AZT भी पूछ लिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। AZT जो है वो किसके लिए दी जाती है, तो एड्स, जो किसी को एड्स नहीं आप कह सकते, HIV कोई पॉजिटिव है तो उसकी जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को रोकने के लिए AZT टैबलेट वगैरह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका वैसे परमानेंट कोई इलाज है नहीं, अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है, यानी पहले लग जाए तो एड्स नहीं होगा, बाद में लग जाए तो एड्स नहीं होगा, ऐसी कोई वैक्सीन नहीं आई है आज तक के इतिहास में। ठीक है, आगे आ जाएगी तो पढ़ लेंगे। तो अलीसा टेस्ट किसके लिए, आपको वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किसके लिए, इसके लिए। फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चन और पढ़ते हैं। ठीक है, ये बात तो हो गई, सिम्टम बता दिए हमने, चार चीजें जरूरी पड़ गई होती है, एक तो कोई वैक्सीन मिला है तो वैक्सीन के बारे में, दूसरा किस से होता है, वायरस से होने वाला है, जीवाणु से होने वाला है, तीसरा कौन से वायरस या जीवाणु से होता है, ठीक है, रोग के अंदर, उसके बाद उसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं, उसके बाद इसकी कोई मेडिसिन है, वैक्सीन है तो देखनी पड़ती है। ठीक है, जो पूछी जा सकती है वही बताएंगे, नहीं भी हर रोग की आपको वैक्सीन याद करनी है, टैबलेट वगैरह याद करनी है। तो एड्स, ठीक है, सबसे पहले एड्स, फर्स्ट केस कहां मिला था इसका, फर्स्ट पेशेंट कहां मिला था, यानी पहला रोगी कहां मिला था, तो ये मिला था लॉस एंजल्स। ठीक है, जो कैलिफोर्निया में पड़ता है, कहां पड़ता है, कैलिफोर्निया। ठीक है, और कैलिफोर्निया कहां पे, USA में, और टेस्ट मिला कब था, 1981 में मिला। क्लियर बात क्या, यानी एड्स का पहला पेशेंट कहां देखा गया था, तो आपका आंसर रहता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी USA के अंदर मिला था। USA में कहां पे, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में। और ये मतलब जिसमें मिला था वो क्या था, होमोसेक्सुअल था, होमोसेक्सुअल। ठीक है, यानी होमोसेक्सुअल था, उसमें मिला था कैलिफोर्निया। लेकिन आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट पेशेंट जो था वो इंडिया में कहां मिला था, तो आपका आंसर रहेगा चेन्नई में। कहां मिला था, चेन्नई। ठीक है, और चेन्नई में कहां पर, ये तो नहीं पूछा जाएगा, मिला कब था, 1986 में मिला। ठीक है, और ये किसमें मिला था, फीमेल सेक्स वर्कर थी, उसके अंदर मिला था, फीमेल सेक्स वर्कर। ठीक है, डिटेक्ट किया था किसके अंदर, एक फीमेल सेक्स वर्कर थी, उसके अंदर डिटेक्ट किया गया था। कब किया गया था, 1986 में। मिला कहां था, चेन्नई के अंदर। इंडिया में फर्स्ट केस कब देखा गया, तो 1986 में। कहां देखा गया, चेन्नई में, उसके बाद राजस्थान में भी देखा गया। ठीक है, और इंडिया क्या है एड्स के मामले में, एड्स के मामले में थर्ड नंबर आता है, तीसरा नंबर, 2.2 मिलियन लगभग लोग क्या है, HIV पॉजिटिव है। ठीक है, तो इंडिया का तीसरा नंबर है विश्व के अंदर। ठीक है, तो जी पहला नंबर किसका ये भी बता दो, तो फर्स्ट है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका में कितने, लगभग 7.7 मिलियन लोग इससे, क्योंकि यहाँ पर बड़ा मतलब जागरूकता नहीं है इसलिए हो जाता है। और सेकंड नंबर भी बता देता हूँ, थर्ड तक आएंगे तो सेकंड है नाइजीरिया। ठीक है, इसमें लगभग 3.2 मिलियन केस हैं एड्स के। तो भारत में भी कितने केस हैं देखो, 2 मिलियन। ठीक है, तो भारत का कौन सा नंबर है, तीसरा नंबर है एड्स के मामले में। ठीक है,
पहला नंबर किसका है, साउथ अफ्रीका का, और ये वेस्ट अफ्रीका का हिस्सा है, नाइजीरिया देश है, साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। ये अफ्रीका, दोनों ही अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं, यानी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पड़ते हैं, और साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया दोनों के अंदर कितने देश हैं। उसके बाद भारत का नंबर आता है तीसरा नंबर, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाए तो आप बता देना। फिर एड्स, ये बात होगी। तो एड्स के लिए कुछ अभियान चलाए गए हैं, ठीक है, जिन्हें क्या बोला जाता है, एड्स जागरूकता अभियान, ठीक है। उसके तहत एक सिंबल दिया गया जिसे बोलते हैं रेड रिबन, ठीक है, रेड रिबन, यानी रेड रिबन का मतलब एक फीता होता है लाल रंग का। तो ये चिन्ह किसका प्रतीक है, एड्स जागरूकता का प्रतीक है, न कि एड्स, ठीक है ना, एड्स जागरूकता का प्रतीक है। तो रेड रिबन किसका प्रतीक है, किसका चिन्ह है, आप एड्स जागरूकता का प्रतीक है। एड्स जागरूकता के लिए भारत ने एक नई पहल और की थी, रेड रिबन ट्रेन भी चलाई थी, रेड रिबन एक्सप्रेस चलाई थी। किसने चलाई थी जी, 2001 दिसंबर 2009 के अंदर सोनिया गांधी द्वारा क्या किया गया था, सोनिया गांधी द्वारा झंडी दिखाकर, फ्लैग ऑफ करके मतलब झंडी दी गई थी। तो रेड रिबन ट्रेन किसकी जागरूकता के लिए चलाएगी, तो आपका आंसर क्या रहता है, एड्स की जागरूकता की। 1 दिसंबर 2009, 1 दिसंबर को क्यों चलाई गई, तो आपका आंसर रहेगा क्योंकि विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, तब आपका आंसर क्या रहेगा, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एड्स के लिए जो आपसे पूछा जाता है, 1 दिसंबर को क्या कौन सा दिवस होता है, तो विश्व एड्स दिवस होता है, विश्व एड्स दिवस होता है, ठीक है ना। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। रेड रिबन ट्रेन किसके लिए चलाई गई है, तो एड्स जागरूक करने के लिए, लोगों को एड्स के प्रति जानकारी देने के लिए भी एड्स किस प्रकार फैल सकता है, कैसे बचा जा सकता है, ऐसी बातें बताई जाती है इसके अंदर, ठीक है। अगर कोई रेड रिबन लगा के घूम रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है उसको एड्स है, वो एड्स जागरूकता फैलाने वाला एक वर्कर है जो लोगों को जागरूक करवाता है। ये एड्स किस प्रकार से फैलता है, लोगों की जो गलत धारणाएं हैं, एड्स कभी भी मतलब हाथ मिलाने से नहीं फैलता, एड्स गले मिलने से नहीं फैलता, एड्स साथ में रहने से नहीं फैलता, ठीक है, ऐसे एड्स जल्दी से नहीं फैलता। तो ये जागरूक करते हैं कि लोगों को जिसके प्रति घृणा ना हो, नफरत ना हो उसके प्रति, ठीक है। हो सकता है मतलब लोगों की धारणा होती है उसने गलत काम किया उसकी सजा है, तो गलत काम जरूरी नहीं है, उसको हो सकता है ब्लड से फैल गया, हो सकता है दूसरे कारण हो गए हों, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है हमें। रेड रिबन किसका प्रतीक है, एड्स जागरूकता का, एड्स नहीं, एड्स जागरूकता का प्रतीक है, ठीक है, ध्यान रखना। रेड रिबन ट्रेन एक्सप्रेस जो थी वो कब चलाई गई थी, 2009 के अंदर सोनिया गांधी द्वारा। तो ये भी एड्स जागरूकता का प्रतीक है। स्टैटिक्स जीके के अंदर पूछ लिए जाते हैं, मेरा काम था मैंने बता दिया, ठीक है। अगर ये बात आपको याद हो जाती है तो आपको 2-3 बातें और भी याद रखनी पड़ती है, क्योंकि ये रोग थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंस है, पेपर के मामले में पूछ लिए जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद रोगों के अंदर कुछ रहता है। तो पहला केस इंडिया में कहाँ मिला था, और सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर भी पूछ लेना, सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो मिजोरम के अंदर केस है, सबसे ज्यादा मिजोरम के अंदर, यानी इंडिया 3rd नंबर पे है। और पहला केस चेन्नई में मिला था, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ पे है, इंडिया में सबसे ज्यादा मिजोरम के अंदर है। ये कॉमन जानकारी मान लो आपकी, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, मिजोरम में सबसे ज्यादा एड्स रोगी हैं, HIV पॉजिटिव, ठीक है। अब मैंने एक बात बताई थी, एड्स होता किससे, HIV से होता है, ठीक है। HIV पॉजिटिव का मतलब मैंने बताया था, HIV पॉजिटिव का मतलब मैंने बताया था एड्स नहीं है, ये बात याद रखो, ठीक है। HIV पॉजिटिव है तो उसका मतलब एड्स नहीं है। क्यों नहीं है, देखो HIV अगर शरीर के अंदर है, शरीर में इंटर कर गया, शरीर में वह प्रवेश कर गया है ना, तो हम क्या बोलेंगे उसको, HIV पॉजिटिव, यानी शरीर है, शरीर के अंदर ये वायरस क्या गया, एंट्री कर गया, तो HIV ये पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एड्स कब होगा, एड्स जब माना जाएगा जब हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाएगी, इम्यूनिटी पावर डैमेज हो जाएगी, ठीक है ना। प्रतिरक्षा जो प्रणाली है हमारी वो खत्म हो जाएगी, तब क्या कहा जाएगा, एड्स कहा जाएगा, ठीक है ना। यानी HIV पॉजिटिव होना एड्स के बराबर नहीं है, क्योंकि कितने साल लड़ सकते हैं ये उसकी इम्यूनिटी पावर डिपेंड करता है, वो कितने दिन लड़ सकती है HIV वायरस से। HIV वायरस के बाद 5 साल बाद भी कई बार एड्स नहीं होता, 20 साल भी लग जाते हैं एड्स होने में, ठीक है। तो इसका मतलब HIV पॉजिटिव होना एड्स के बराबर
नहीं है। एड्स तब माना जाएगा जब क्या हो जाएगी, हमारी प्रणाली खत्म हो जाएगी, हमें अनेक प्रकार के रोग लगेंगे। तो एड्स से बंदा मरे ना मरे, लेकिन दूसरे रोगों से मर जाता है जो एक बार होने के बाद ठीक नहीं होते। ठीक है, तो एड्स बहुत लंबे समय के बाद होने वाली बीमारी है। ठीक है, HIV पॉजिटिव। फिर HIV के बारे में और कुछ क्वेश्चन भी आते हैं। HIV क्या है जी, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। HIV वाला वायरस करता क्या है जी, तो HIV वायरस क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को कमजोर करता है। ठीक है, यानी इम्यून सिस्टम जो हमारा है उसको क्या करता है, वीक करता है, कमजोर करता है। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करने का काम करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली में किसको कम करता है जी, WBC को। और WBC भी कौन सी जी, टी लिम्फोसाइट जो होती है ना, WBC को क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, उसको कम करता है। और उसके अंदर किसको, टी लिम्फोसाइट को कम करता है। लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, बी और टी। तो टी लिम्फोसाइट को ये क्या कर जाता है, गलत कर जाता है, खाना शुरू कर देता है उसको। और HIV क्या कर देगा, फिर टी लिम्फोसाइट अगर हमारी खत्म हो गई तो आपको पता है हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी। तो आपसे पूछे HIV किसको इफेक्ट करता है, तो आपकी इम्यूनिटी पावर यानी प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करने का काम करता है। HIV कैसे है जी, HIV कौन सा वायरस है, तो आपको आंसर लिखना है, रेट्रो वायरस है। कौन सा वायरस है, रेट्रो वायरस। ठीक है ना, रेट्रो वायरस है। वायरस के बारे में पढ़ाया नहीं है मैंने अभी तक, वायरस के बारे में पढ़ाऊंगा। रेट्रो इंट्रो क्या होता है, ठीक है ना, क्या कौन से क्या क्या वायरस होते हैं। रेट्रो वायरस के बारे में बता देता हूं, जो क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है ना, ट्रांसक्रिप्शन करता है, उसे कहा जाता है रेट्रो वायरस। यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, उसे बोला जाता है रेट्रो वायरस। क्या बोला जाता है, रेट्रो वायरस। तो HIV रेट्रो वायरस है, और क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है यानी HIV के अंदर आपसे पूछा जाए कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, ठीक है, यानी कौन सा आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, तो आपका आंसर रहता है जी आनुवांशिक पदार्थ। इसके अंदर RNA होता है। क्या होता है, RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, अब आपको एक बात और बता दूंगा, 3 क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है जो इससे रिलेटेड ना हो लेकिन आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये बात आएगी तो मैं बता ही देता हूँ। मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट जानना चाहिए, यानी अपने स्टूडेंट को हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, बात खत्म, क्योंकि बोर्ड पे लिख दिया तो खत्म ही कर देते हैं। एक होता है आपके शरीर में DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कहाँ पाया जाता है जी, ये पाया जाता है जी क्रोमोसोम में। और DNA ही निर्माण करता है किसका, RNA का। और RNA आगे क्या बनाता है, प्रोटीन। ये बात सबको पता होनी चाहिए, आप बायो पढ़ते हो। हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण कौन कर रहा है, RNA कर रहा है। ठीक है ना, किसी न किसी प्रकार से। DNA से जब RNA बनता है ना, ये वाली प्रक्रिया, तो इसे बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। बात को लिख लो, इसको नोट कर लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ट्रांसक्रिप्शन का जाता है। ठीक है, यानी ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो DNA द्वारा RNA का निर्माण करना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। यानी एक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, DNA से RNA का निर्माण होता है। ठीक, उसके बाद RNA से जब प्रोटीन बनते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, तो ट्रांसलेशन कहा जाता है। ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन क्या है, RNA द्वारा प्रोटीन का निर्माण करना। ट्रांसलेशन क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। अब जब यही क्रिया उल्टी हो जाए, उल्टी का मतलब रिवर्स हो जाए, यानी RNA द्वारा अगर DNA का निर्माण हो रहा है ना, RNA द्वारा DNA का निर्माण हो रहा है, तो उसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो RNA द्वारा क्या करना, DNA का निर्माण करना। ठीक है, RNA द्वारा DNA। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो DNA द्वारा क्या करना, RNA का निर्माण करना। ठीक है, ट्रांसलेशन क्या है, तो RNA द्वारा किसका निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, तीनों बात याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पेपर के लिए। ठीक है ना, तो याद रहनी चाहिए।
तो ये वायरस क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, यानी हमारे शरीर के अंदर ये आरएनए से क्या बना रहा है, डीएनए बना रहा है, ठीक है। और आरएनए डीएनए बनाता है, साथ में क्या करता है, अपने जो इम्यून सिस्टम के अंदर डीएनए पाए जाते हैं उनका प्रयोग करके ये क्या करता है, हम पे हमला करता है, ठीक है ना। माइक्रोफेजेस के अंदर ये फैक्ट्री की तरह काम करता है, उसकी फैक्ट्री वो मतलब वहां पे ये पनपता जाता है माइक्रोफेजेस के अंदर, ठीक। तो एचआईवी क्या था बता दिया, एचआईवी पॉजिटिव होने का मतलब वायरस एंटर करता है। एचआईवी है कौन सा वायरस, रेट्रो वायरस है। एचआईवी है क्या, तो सारी चीजों के बारे में पता होना, इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, क्लियर है। एचआईवी फैलाता क्या है, तो एचआईवी क्या करता है, ये वायरस है जो क्या करता है, एड्स फैलाता है, ठीक है, यानी एड्स तक लेके जाएगा वायरस। तो एचआईवी पॉजिटिव होना क्या। तो उसके बाद हम एड्स के बारे में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो अच्छे से डिस्कस कर लिया। इसके बाद में जो बनते हैं ज्यादातर जो क्वेश्चन बनेंगे, मैं सारे वायरस के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका एक रोग आता है रेबीज, ठीक है। कौन सा रोग है, रेबीज, यानी इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया, ठीक है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया क्या है, हाइड्रोफोबिया रोग है, ठीक है, उसको कहा जाता है, क्लियर। रेबीज किस वायरस से होता है, तो वायरस का नाम क्या है, तो रेबीज वायरस से होता है, ठीक है ना, रेबीज वायरस से होता है। आपसे पूछेगा रेबीज विषाणु से होता है, आपसे ऐसे नहीं पूछेगा रेबीज किससे होता है, ये पूछेगा हाइड्रोफोबिया किस वायरस से होता है, तो रेबीज वायरस से होता है, ठीक है, क्लियर है बात क्या। तो आपको याद रखना हाइड्रोफोबिया रेबीज वायरस से होता है। रेबीज वायरस जो है इसको कैरी कौन करता है, या आपको ये किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है फाउंड इन सलीवा, सलीवा यानी लार के अंदर पाया जाता है। किसकी लार के अंदर पाया जाता है जी, ज्यादातर ये डॉग के काटने से होता है, ठीक है, यानी उसके बाद ये केट की लार में भी पाया जाता है, बिल्ली के अंदर भेड़िया, ठीक है, भेड़िया जो होते हैं उसकी लार में भी पाया जाता है। उसके बाद हॉर्स यानी घोड़े की लार में भी ये पाया जाता है। तो कई जीव जैसे नेवला हो गया, ठीक है, गिलहरी हो गई, उसके लार के अंदर भी क्या रहता है, रेबीज का वायरस रहता है, ठीक है। अगर रेबीज का वायरस है उसके अंदर बहुत ज्यादा और किसी कुत्ते ने उसे काट लिया, ठीक है, अब रेबीज, तो मोस्ट ऑफ ये किससे होता है, डॉग बाइट से होता है, ठीक है, डॉग बाइट यानी कुत्ते के काटने से होता है, ज्यादातर देखा गया कुत्ते के काटने से होने वाला रोग है। तो कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है, आपसे पूछा जाता है। रेबीज, हाइड्रोफोबिया कौन से वायरस से होता है, रेबीज वायरस से होता है। ये कुत्ते की लार में कौन सा वायरस पाया जाता है, रेबीज पाया जाता है। अगर कुत्ता किसी को काट ले, ठीक है, तो वो वायरस हो जाएगा, किसको हो जाएगा, वायरस एंट्री कर जाएगा मानव के शरीर में, और मानव क्या हो जाएगा, पागल सा हो जाएगा, ठीक है। और ये वायरस किस पे अटैक करता है, तो हमारे इफेक्टेड ऑर्गन कौन से हैं, अंग कौन से हैं, यानी प्रभावित अंग कौन से हैं। प्रभावित अंग हैं हमारे शरीर में सबसे ज्यादा होता है स्पाइनल कोड्स, स्पाइनल कोड्स, या आपको होगा जी मेरुरज्जु, मेरुरज्जु प्रभावित अंग है इसका, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा प्रभावित होता है, नर्वस सिस्टम, मेरुरज्जु नर्वस सिस्टम का भाग है, यानी आपसे सीधा पूछ लिया जाए तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होता है, ठीक है, क्या होगा, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है इसके अंदर लक्षण यानी सिम्टम क्या नजर आते हैं, लक्षण कैसे नजर आते हैं, तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव सलीवा सेक्रेशन होगा, बहुत ज्यादा लार का स्त्राव होगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जाग तक बच जाते हैं, बहुत ज्यादा लार क्या होगी, लार स्त्रावित होगी, ठीक है, बहकी बहकी बातें करना शुरू कर देगा, ठीक है ना, स्त्रावित, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका हेडजी होगा, यानी सर दर्द होगा, बहुत ज्यादा सर दर्द होगा, ठीक है, फटने को तैयार हो जाएगा, ठीक है। हाई फीवर होगा, हाई फीवर होगा, यानी बुखार भी आपको हो जाएगा, लक्षण नजर आएंगे।
बुखार के बाद आपके नेक वगैरह होती है, उसके अंदर दर्द होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि ज्यादा लाल स्राव होगी तो वो क्या हो गए, सांस लेने में दिक्कत भी होगी। और सबसे अच्छा जो पहचाना जा सकता है, ठीक है, एक्सट्रीम वाटर फीवर होगा, वाटर फियर होगा, यानी बहुत ज्यादा पानी से डरेगा, पानी से बहुत ज्यादा डरेगा, पानी से डरने लगेगा रोगी, समझेगा, ठीक है। तो पागल कुत्ते ने किसी ने काट लिया, यानी रैबिड डॉग ने काट लिया, या मैड डॉग जिसे बोलते हो आप, पागल कुत्ते ने अगर काटा है तो रेबीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हमें इंजेक्शन लेना पड़ता है पहले अगर हो गया तो, ठीक है। यानी बुखार चढ़ेगा, सर दर्द होगा, बहुत ज्यादा लाल स्रावित होनी शुरू हो जाएगी, आपका नर्वस सिस्टम मतलब बहुत ही ज्यादा प्रभावित होगा और पागल हो जाएगा बंदा, ठीक है। पागल होके मतलब इतने ज्यादा एक्टिविटी करने लगा, बांध के रखना पड़ता है उसको, अगर रेबीज हो जाए, हाइड्रोफोबिया हो जाए, ठीक है। हाइड्रोफोबिया क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया का मतलब, हाइड्रो का मतलब जल होता है, जहां पे भी लगा हो हाइड्रो, जल, फोबिया, ठीक है ना। हाइड्रो पावर प्लांट हो गए, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस हो गया, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो गया, जहां पर हाइड्रो शब्द है उसका मतलब पानी है। फोबिया का मतलब आप जानते हो, इंग्लिश पढ़ते हो तो, फोबिया डर होता है, फोबिया क्या है, डर होता है, एक्रोफोबिया, ठीक है, हाइड्रोफोबिया, पैथोफोबिया यानी रोगों से डरना, तो ये रोग के बारे में डरना, रोग से नहीं, पानी से डरना, यानी रोगी पानी से बहुत ज्यादा डरता है, ये लक्षण देखने को मिलते हैं। उसके बाद इसके लिए कोई इंजेक्शन है क्या, ट्रीटमेंट क्या है जी, इसका इलाज क्या है, तो इलाज है, अगर आपको किसी कुत्ते ने काट लिया तो आपको एक इंजेक्शन लगता है जिसे बोलते हैं ARV, ठीक है, एंटी रेबीज वैक्सीन, ठीक है। कौन सा वैक्सीन लगता है, ARV वैक्सीन लगता है, ठीक है। उससे पहले रेबीज हो जाए, होने के बाद इसका कोई भी इलाज नहीं, होने से पहले इसका इलाज है, रोका जा सकता है इसको, ठीक है, ARV। और इस इंजेक्शन की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर, ठीक है ना, किसने की, हाँ लुई पास्चर, लुई पास्चर, किस वैज्ञानिक ने की थी, लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया के इंजेक्शन की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने 1885 में की थी, कब की थी, 1885 में, और ये रेबीज का वैक्सीन बनाया था। पहले क्या होता था, 1 दिन के बाद, 3 के बाद, 7 के बाद, 14 इस प्रकार इंजेक्शन लगते थे आपके नाभि के अंदर, लेकिन साइंस ने इतनी मतलब एक वायरस एक वैक्सीन बन गया तो उसके अंदर सुधार कर करके अभी क्या होता है, एक ही वैक्सीन लगता है। किसी पागल कुत्ते ने काटा, बिल्ली वगैरह ने काटा तो क्या है, आपको इंजेक्शन ले लेना चाहिए रेबीज का, क्योंकि होने के खतरे रहते हैं। हो सकता है ये 5 दिन के बाद भी दिखना शुरू हो जाए, हो सकता है ये काफी दिनों के बाद भी आपके शरीर में लक्षण नजर आए, ठीक है। तो कुत्ते वगैरह के काटने से हमें बचना चाहिए जितना हो सके, और हमारे शरीर में रेबीज का वायरस इंक्रीज नहीं करे। आपके पास अगर पेट है, कोई भी बिल्ली पालते हो आप, कुत्ता पालने का शौक रखते हो, ठीक है ना, तो आपको क्या करवाना होता है, उनको वैक्सीनेशन करवाना होता है, उनके पहले इंजेक्शन देना होता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा कुत्ते के टीके लगते हैं, 1 साल के लिए लगते हैं, तो वो अनेक प्रकार के रोगों से बचाने के लिए होता है, ठीक है। क्लियर है बात क्या, तो ये रेबीज का हाइड्रोफोबिया क्या होता है, हाइड्रोफोबिया तो मैंने बताया। इसके वैक्सीन की खोज सबसे इंपॉर्टेंट है, रेबीज के वैक्सीन की खोज किसने की थी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, रेबीज के वैक्सीन किसने तैयार किया था, तो लुई पास्चर ने किया था, ठीक है ना, किसने बनाया था, ठीक है। खोज क्या, इन्वेंशन बोल सकते हो आप, आविष्कार किसने किया था, ठीक है, बनाया था लुई पास्चर ने। क्लियर हुई बात क्या, अगर ये बात क्लियर हुई तो हम आगे चलते हैं। हमारा दूसरा रोग है डेंगू, डेंगू भी बोल देते हैं इसको, डेंगू, आप क्या बोलते हो, डेंगू, ठीक है। डेंगू किससे होता है, तो वायरस का नाम क्या है, तो पहले सबसे पहले वायरस का नाम जानते हो, तो वायरस ही, इसका नाम क्या है, डेंगू वायरस। इसके वायरस के नाम पे मोस्ट ऑफ लोग इससे वायरस के नाम पे पढ़े, जैसे कोरोना हो गया, कोरोना के नाम पे, ठीक है। तो डेंगू वायरस से होने वाला रोग है, किस वायरस से होता है, डेंगू वायरस से, ठीक है। आवाज में प्रॉब्लम है, थोड़ा गला खराब है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्लियर बात क्या, ठीक है। तो डेंगू किससे होता है, ये होता है, ठीक है। इसके लिए फिर इस वायरस को कैरी करने का काम कौन करता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, यानी इसको ले जाने का काम कौन करता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करेगा, तो वो करेगा आपका प्यारा सा मच्छर जिसका नाम है एडीज, ठीक है, एंजीप्टाई, ठीक है। आप इसे भी बोल सकते हो एडीज एजिप्टी मच्छर भी कहते हैं इसे, एडीज एजिप्टी मच्छर।
कौन सा मच्छर है जो डेंगू का कारण है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, एडिस एडिनोफिली मच्छर। ठीक है, ये वैसे अपना जो ब्रीडिंग करता है ना वो क्लीन वाटर में करता है, यानी साफ पानी के अंदर ये करेगा। ठीक है, और ये जो बाइट करता है ना वो ड्यूरिंग डे, यानी दिन के अंदर काटने का काम करता है, रात को नहीं काटता। शाही मच्छर है, जल के द्वारा समस्त जल के अंदर अंडे देगा, समस्त जल के अंदर इसके अंडे पनपेंगे। ठीक है, वो तैयार होके फिर मच्छर बनेंगे, मच्छर बन के फिर आपको खाना शुरू करेंगे, एक को खाकर दूसरे को खाएंगे, दूसरे को खाकर तीसरे को खाएंगे, यानी एक को डेंगू हो गया उसको खा के दूसरे को खाएंगे ना, तो क्या हो गया, अगले को भी डेंगू हो जाएगा, उससे अगले को भी डेंगू हो जाएगा। तो वो कौन सा मच्छर है, एडिस एजिप्टी मच्छर है, जो क्या करता है, इस वायरस को कैरी करने का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। वो कौन सा मच्छर हो गया, ठीक है, जिसे डेंगू मच्छर भी कहते हैं। ठीक है, इसे टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। टाइगर मॉस्किटो यानी ये टाइगर जैसा है। ठीक है, शाही मच्छर है, दिन में काटता है, रात को। ऐसा भी कहा जाता है कि 2 से 2.5 फीट से ज्यादा ऊपर नहीं उठ सकता, तो यानी ये पैरों पर ज्यादा काटता है, तभी रोग होता है। क्लियर है? ठीक है, इसके अंदर फिर हमें सिम्टम क्या नजर आते हैं जी, यानी आपको लक्षण क्या नजर आते हैं, तो लक्षण नजर आते हैं आपको क्या नजर लक्षण आएंगे, एक तो हाई फीवर होगा, हाई फीवर यानी बहुत ज्यादा बुखार होगा, क्या हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। दूसरी बात जॉइंट पेन होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये, यानी जोड़ों में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा। ठीक है, जोड़ों में दर्द होगा। उसके बाद ठीक है, सर दर्द होगा आपका, ये नॉर्मल से लक्षण है जो हर में देखने में, सर दर्द होगा। बुखार होगा, तो बुखार होने का मतलब रोग नहीं है, बुखार कोई में भी हो सकता है, बुखार डेंगू बुखार, ठीक है, जिसे डेंगू बुखार बोल देते हैं, मलेरिया बुखार, टाइफाइड बुखार, लेकिन बुखार सभी केस में होता है मोस्ट ऑफ, क्योंकि बुखार हमारे शरीर को क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ा के हमारे शरीर को हमें इंडिकेट करता है कि आपके शरीर में ऐसा कोई पैथोजन घुस चुका है, आपको शरीर में कोई ना कोई तकलीफ है। नहीं, अगर बुखार नहीं होता तो हमें पता भी नहीं चलता, हम डॉक्टर के पास थोड़ी जाते कोई ना कोई क्या दिक्कत है हमें। बुखार के बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमें बताएगा इस प्रकार के आपके लक्षण है, तो ये रोग हो सकता है, वो सिम्टम देख के बता देता है। क्लियर है बात क्या? ठीक है, उसके बाद और क्या होगा जी, यानी जॉइंट जोड़ों में इतना ज्यादा दर्द होता है, इतना बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, ब्रेक बोन फीवर भी बोल देते हैं। ब्रेक बोन फीवर का नहीं, हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है, हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर क्या रहेगा, डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। ठीक है, डेंगू का कोई भी वैक्सीन नहीं है, अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं है, यानी होने के बाद कोई भी वैक्सीन नहीं है इसका, नो वैक्सीन अभी तक। ठीक है, लेकिन डेंगू का मतलब कुछ ऐसे ट्रीटमेंट दिए जाते हैं जिसकी वजह से हमें डेंगू ठीक हो जाता है, नॉर्मल सा, मतलब 7-8 दिन के अंदर ये रिकवर हो जाता है। उसके बाद किस अंग को प्रभावित करता है, प्रभावित अंग कौन सा है, तो ये प्रभावित करता है आपके ज्यादातर हड्डियों को कर रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, हाई फीवर हो रहा है, हेड इची हो रहा है, लेकिन इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखने वाली बात है प्लेटलेट्स, यानी कौन सी कोशिका है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या हो जाती है इसके अंदर, प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, संख्या में कम हो जाती है, संख्या में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, प्लेटलेट्स नंबर डिक्रीज हो जाते हैं। प्लेटलेट्स वैसे आपके पाई कितनी जाती है, 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख, ठीक है, मिलीमीटर क्यूब में पाई जाती है। ठीक है, कितनी आपकी संख्या, यानी 1 मिलीलीटर रक्त लिया जाए उसके अंदर कितनी होती है, 1.5 से 4.5 लाख होती है, तो नॉर्मली आपके अंदर कितनी पाई जाती है, 3 लाख अप्रोक्सीमेट बीच की जो वैल्यू है। ठीक है, उसकी संख्या क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, 5000 के नजदीक भी आ जाती है। ठीक है, प्लेटलेट्स को कम करने वाला प्लेट कौन सा विषाणु है जो प्लेटलेट्स को खा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, देखो क्या बात है, डेंगू वायरस। ठीक है, और इसके अंदर होगा क्या, फिर और भी चीज है, और भी लक्षण बता दूंगी। ठीक है, हो सकता है आपको डेंगू काफी दिनों से है तो नोज, ठीक है, ब्लीडिंग हो जाए, नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। ठीक है, वाउंड यानी अनहील
वाउंड हो सकते हैं आपको, यानी घाव नहीं बन सकते, ठीक है। चोट लगने के बाद खून बहता रहेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको पता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर क्या करती है, प्लेटलेट सहायता करती है, और अगर प्लेटलेट्स नहीं होगी तो आपको चोट लगने से मृत्यु हो सकती है। चोट, अगर डेंगू के रोगी को चोट लग जाए, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो उसे डेंगू से मृत्यु हो ना हो, लेकिन रक्त बहने से मृत्यु हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि उसके अंदर प्लेटलेट्स की संख्या इतनी कम है, ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा, रक्त का थक्का नहीं जम रहा, और रक्त का थक्का अगर नहीं जमेगा तो आप बताओ फिर खून को रोका कैसे जा सकता है? डॉक्टर कभी भी इंजेक्शन देता है तो वो सीधा नहीं लगाता, वो ड्रिप लगा देता है आपको, एक मशीन सी होती है, उसके द्वारा आपको मतलब आपका ट्रीटमेंट किया जाता है, पैरासीटामोल वगैरह दी जाती है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद आपको अलग अलग नारियल पानी पीने के लिए बोला जाता है, बकरी का दूध पीने के लिए बोला जाता है, कीवी खाने के लिए बोला जाता है। तो वो कब बोला जाता है? डेंगू के अंदर बोला जाता है, ठीक है। तो बकरी का दूध, कीवी, नारियल पानी, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर इसका कोई खास ट्रीटमेंट है नहीं वैसे, ठीक है, इलाज है नहीं इसमें। तो सबसे बेस्ट बात है वो क्या होती है? बेड रेस्ट बेस्ट होता है इसमें, बेड रेस्ट बेस्ट। यानी डॉक्टर क्या करते हैं, आपको आराम की सबसे अच्छी सलाह देते हैं कि आराम सबसे ज्यादा करना चाहिए, सोए रहो सारा दिन बस। रोग क्या है? आराम है। रोग में आराम सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। अब डेंगू भी खत्म हुआ, डेंगू के बाद हम क्या चलते हैं? डेंगू 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 के बाद आपका आता है येलो फीवर, येलो फीवर, ठीक है, यानी पीत जवर, यानी पीला जवर। क्लियर? कौन से वायरस से होता है? वायरस का नाम बताओ जरा। वायरस होता है जी फ्लेवी वायरस, वायरस का नाम है फ्लेवी वायरस, ठीक है। फ्लेवी वायरस से होता है। किस वायरस से होता है? फ्लेवी वायरस, ठीक है। फैलाने का काम कौन करता है? फैलाने का काम यानी मच्छर करते हैं। फैलाने का काम कौन करता है? मच्छर। और मच्छर का नाम याद रखना, फिर वही याद, एडिस एजिप्टाई, ठीक है, यानी एडिस एजिप्टी मच्छर। फैलाने का काम इसको, मतलब वायरस को कैरी कौन करेगा? एडिस एजिप्टी मच्छर करेगा, वही जो क्या कर रहा था? डेंगू को कर रहा था। होगा क्या जी? इसमें भी फीवर होगा। लक्षण क्या नजर आएंगे? लक्षण क्या नजर आएंगे? बुखार होगा, नाम ही है फीवर होगा, ठीक है। क्या होगा? बुखार होगा। बुखार को जबर भी बोलते हैं, टेंशन होती है, ठीक है। उसके बाद और क्या होगा जी? सर दर्द होगा, एलर्जी होगा, सर दर्द होगा। और क्या होगा जी? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, स्किन कन्वर्ट, स्किन येलोविश कलर की हो जाएगी, यानी जो आपकी त्वचा है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इसीलिए तो पीला जबर कहा जाता है। त्वचा का रंग बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? पीला हो जाता है, ठीक है। यानी आपकी त्वचा क्या दिखाई देने लगी? पीला दिखाई देगी, पीली दिखाई देने लगेगी, ठीक है। पीली त्वचा नजर आएगी, यानी आपको क्या हो गया? पीला जबर हो सकता है। पीली अलग चीज है, ठीक है, लेकिन ये कौन सा है? वायरस के, फ्लेवी वायरस के कारण होने वाला येलो फीवर है, पीला जबर है, जो हमारे यहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिलता है, ठीक। इंडिया के अंदर ये नहीं हो नहीं सकता, लेकिन है, देखा नहीं गया, बहुत ही कम देखा गया। त्वचा का रंग पीला हो जाता है, ये बात इसका। जो हर रोग के अलग अलग सिम्टम होते हैं, इसके अंदर कॉमन ही होते हैं, सर दर्द होना, बुखार होना, सभी लगभग मोस्ट लोग में सर दर्द वगैरह, लेकिन इसका जो मेन कॉमन वो क्या है? त्वचा का पीला होना इसका सिम्टम है। ट्रीटमेंट के नाम पे क्या है? कुछ पैरासीटामोल वगैरह दी जाती है, ठीक है, और कुछ नहीं है। यानी इसका अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं है। ये 2 से 7-8 दिन में ठीक हो जाने वाला रोग है, आराम से ठीक हो जाता है, क्योंकि ये इम्यूनिटी पावर आपका काम करता है, इस पे टेंशन मत लेना। अब एक रोग और भी है जो किससे होता है तुम्हें? एक रोग है जिसका नाम है चिकनगुनिया, ठीक है ना? क्या नाम है जिसका? चिकनगुनिया। चिकनगुनिया बोलते हैं इसको, चिकुनगुनिया, 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 ठीक है ना? कौन सा रोग है? चिकनगुनिया, ठीक है। चिकनगुनिया वायरस से होता है, चिकनगुनिया वायरस,
चिकनगुनिया। वायरस का नाम भी क्या है? चिकनगुनिया। ठीक है, चिकनगुनिया मच्छर कौन सा फैलाता है? तो वही सेम मच्छर है, एडीज इजिप्टी मच्छर फैलाता है, जो एक तो चिकनगुनिया को, एक डेंगू को, एक किसको फैला रहा है? येलो यानी पीले जबर को। ठीक है, बुखार इसमें भी होगा, सर दर्द भी होगा, और क्या होगा जी? ठीक है, इसमें सर दर्द होगा, बुखार होगा, और सबसे वही बात है सेम, जॉइंट पेन होगा, यानी क्या होगा? जोड़ों में दर्द होगा, जोड़ों में, डेंगू की तरह जोड़ों में दर्द होगा। सेम के सेम वैसे लक्षण नजर आएंगे। डेंगू में प्लेटलेट्स घट जाती है, तो प्लेटलेट्स इसमें भी घट जाती है, इसमें भी प्लेटलेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कौन सा रोग है जिसमें चिकनगुनिया में प्लेटलेट्स कम होती है और किसमें होती है? डेंगू में भी। तो प्लेटलेट्स संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, कम हो जाएगी। तो इसके अंदर भी सेम लक्षण मिलेंगे डेंगू के अंदर वाले, यानी आपके शरीर के अंदर अगर कोई चोट लगी, ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से भी ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, आपकी अगर वोमिटिंग होती है तो उसके अंदर भी ब्लीडिंग हो सकती है, वोमिटिंग होगी। ठीक है, यानी जो उल्टियां होगी उसमें भी ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से खून बह सकता है। नाक से खून बहने का इसका मतलब क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की कमी आ गई। प्लेटलेट्स जो हमारे शरीर में इंटरनल क्लोटिंग होती है ना कहीं, मतलब जो ब्लड वेसल टूटती रहती है कहीं ना कहीं से, तो वो क्या होगी? वो उसका क्या नहीं होगा? पर रिपेयर नहीं हो पाएगी। रिपेयर नहीं हो पाएगी, खून क्या होगा? आपके नाक से भी आ सकता है। ठीक है, आपके मुंह से भी आ सकता है, वोमिटिंग वगैरह हो रही है तो इसमें भी रक्त का धक्का नहीं जमता जल्दी से, यानी हीलिंग बाउंड नजर आने लगेंगे आपको, अनहीलिंग बाउंड। ठीक है, तो यानी घाव ना करने वाली स्थिति है। क्लियर है बात? मच्छर याद रखना, चिकनगुनिया नाम से ही है, वायरस का नाम कोई याद रखने वाली बात है ही नहीं। जोड़ों में दर्द वगैरह होता है, प्लेटलेट संख्या कम हो जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात इसके लिए ये है। क्लियर? चिकनगुनिया होता है किससे? वायरस से होता है, याद रखना। ठीक है, फिर एक ये मच्छर एक रोग और फैलाता है, बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, उसका नाम है जिका वायरस। जिका, ये भी रोग है जिका वायरस। ठीक है, इसका वायरस कौन सा है? तो नाम में लिखा है जिका है। ठीक है, मच्छर कौन कैरी करता है इसको? एडीज इजिप्टी मच्छर ही कैरी करता है, तो इसको भी याद रखना है आपको। ठीक है, और ये रोग का क्वेश्चन ये आया, जिका वायरस सबसे पहले कहाँ देखा गया? तो युगांडा में देखा गया था, युगांडा में। ठीक है, 1952 में, युगांडा में 1952 में देखा गया था। ठीक है, तो दोनों बातें याद रखनी। यानी जिका वायरस, एक तो जिका वायरस, येलो फीवर, चिकनगुनिया, डेंगू, एक ही मच्छर के द्वारा फैलने वाले चारों रोग हैं। ठीक है, होते किससे हैं? वायरस से होते हैं। मच्छर फैलाता है एडीज इजिप्टी। ठीक है, जिका वायरस सेम सिचुएशन है, जिका वायरस का इतना याद रखो। क्लियर है बात? कहाँ देखा गया था? युगांडा में देखा गया था। उसके बाद क्या रहता है? उसके बाद आपका डेंगू हो गया, येलो फीवर हो गया, जिका वायरस हो गया, और क्या होगा? ठीक है, एड्स हो गया, पोलियो हो गया। ठीक है, स्मॉल पॉक्स लिख लो, स्मॉल पॉक्स। इसे बोलते हैं बड़ी माता। आप क्या बोलते हैं इसे? बड़ी माता। ठीक है, इसे बोला जाता है चेचक। बहुत खतरनाक रोग है भाई। ठीक है, चेचक को ही बड़ी माता बोला जाता है। नाम स्मॉल से याद मत रखना। स्मॉल पॉक्स भी स्मॉल का मतलब छोटा होता है, स्मॉल पॉक्स यानी बड़ी माता। ठीक है ना, माता मुता बोलते हैं इसको गांव में। चेचक खतरनाक रोग है। ठीक है, लेकिन लास्ट केस इसका देखा गया था 1796 में। ठीक है, वो मत याद करो एक बार। होता किससे जी? वायरस से होता है। ठीक है, कौन से वायरस से होता है जी? वेरियोला वायरस से होता है। वेरियोला वायरस से होता है, ये याद करना है। किस वायरस से होता है? वेरियोला। तो इसीलिए इस रोग का नाम वेरियोला विषाणु से होने वाला है, यानी इस रोग का नाम वेरियोला भी याद रखना। इस रोग को क्या बोल दिया जाता है? वेरियोला भी कहा। तो वेरियोला, चेचक, बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स, चार नाम है इसके। स्मॉल पॉक्स, चेचक, बड़ी माता, वेरियोला। होता किससे? वेरियोला वायरस से होता है। वेरियोला वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है,
इसके बाद इसके अंदर हमें लक्षण क्या नजर आते हैं, ठीक है। फैलता कैसे है, ट्रांसमिशन इसका कैसा होता है, जैसे एयर ड्रॉपलेट से हो सकता है, यानी वायु कण से हो सकता है। कैसे हो सकता है, कोई संक्रमित है उसने छींक दिया, ठीक है ना, तो हो सकता है वायु के अंदर उसके आसपास में ड्रॉपलेट पड़े हों और उससे आपके शरीर में एंटर कर सकता है, ठीक है। स्नीजिंग, छींकने से, ठीक है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से भी हो सकता है, यानी श्वसन कण, ठीक। बंदे को टच करने से भी हो सकता है, जिसको हुआ है, ठीक है, यानी उसको छूने से, इसलिए छुआछूत की बीमारी कहते हैं, छूने से भी हो सकता है, जिसको हुआ है उसको छूने से भी हो सकता है, ठीक है, उसके संपर्क में आने से डायरेक्ट हो सकता है, ठीक है। यानी इसके अंदर होता क्या है जी, लक्षण क्या नजर आते हैं, सिम्टम क्या नजर आते हैं, तो रेड रैश ऑन होल बॉडी, पूरे शरीर पे क्या होते हैं, लाल चकत्ते से हो जाते हैं, जिसे लाल दाने बोलते हैं, लाल दाने हो जाते हैं, छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, लाल दाने हो जाते हैं, या रेड ब्लिस्टर बोलते हो आप, या फफोले से हो जाते हैं पूरे, जो ठीक होने का नाम लेते हो और सारी उम्र देखने को मिलते हैं। आपने देखा भी होगा, क्या नाम था उनका, ओमपुरी, ओमपुरी को ये रोग हुआ था, ठीक है, ओमपुरी को ये क्या हुआ था, रोग हुआ था। तो इसके अंदर क्या होंगे, लाल लाल दाने से हो जाएंगे, मेरे पास स्लाइड वगैरह होते हैं, मैं दिखा दूंगा। इस प्रकार वो दाने है ना, उसके अंदर क्या हो जाएंगे, आपको जो गड्ढे से हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे नजर आएंगे, वो पूरी उम्र आपको देखने को मिलेंगे, तो लाल दाने हो जाते हैं। उसके अंदर होगा क्या जी, पूरा फीवर होगा, बुखार तो होगा, ये लक्षण तो सब में नजर आएगा, सर दर्द भी होगा, ठीक है ना, ये तो आप रट ही लो, चल क्या होगा, सर दर्द होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसके शरीर पे दाने होना, ये इंपॉर्टेंट बात है, जिसे माता बोल देते हैं। तो कौन सी माता, बड़ी माता, कौन सी माता, बड़ी माता। लक्षण क्या है, सारे शरीर पर लाल दाने होना, ठीक है ना, लाल दाने पूरे शरीर पे हो जाते हैं। दूसरी बात और क्या है जी, लक्षण देख लिए हमने, किससे फैलता है, किस प्रकार से फैल सकता है। उसके बाद इसके लिए वैक्सीन भी है, यानी इसका क्या है, वैक्सीन, यानी इसके लिए वैक्सीन भी है। तो वैक्सीन की खोज किसने की थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है ना, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने जब खोज की थी 1796 में की थी, क्या की थी, 1796 में, ठीक है। और ये रोग अब पूरे विश्व से क्या कर दिया गया है, इरेडिकेटेड हो गया, यानी ये क्या हो गया, उन्मूलन, रोग घोषित हो गया। यानी लास्ट केस इसका देखा गया था लगभग 1977 ईस्वी के अंदर, नाम क्या था, सोमालिया ऐसा नाम, उसमें देखा गया था, सोमालिया, यही सोमालिया के अंदर देखा गया था। तो 1977 के बाद ये देखा नहीं गया किसी के अंदर, और 1796 में क्या की थी, एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, चेचक के टिक्के का खोज किया था। चेचक का वैक्सीन किसने बनाया था, तो आपको आंसनवाल पॉक्स का जो वैक्सीन था, वेरियोला वैक्सीन, वो किसके द्वारा बनाया गया था, तब आपका आंसर क्या रहेगा, एडवर्ड जेनर के द्वारा। और वैक्सीनेशन का फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसे कहा जाता है, तब भी आपका आंसर क्या रहेगा, एडवर्ड जेनर, फादर ऑफ टीकाकरण का जनक, वैक्सीनेशन, ठीक है, टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है, तब भी आपका क्या रहेगा, एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, टीका, सबसे पहला इंजेक्शन वैक्सीन बनाया था। तो वो कब बना था सबसे पहला वैक्सीन, 1796 ईस्वी में। सबसे पहला वैक्सीन किसका था, चेचक का था। चेचक का वैक्सीन किसने बनाया, एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर को क्या कहा जाता है, या टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है, एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, लिख लेना, इस बात को दिमाग में डाल लेना, ठीक है। और इसकी कहानी भी है, लेकिन मैं कैसे बताऊँ, छोड़ो। सबसे पहले ये देखा गया था, मतलब काउपॉक्स था, यानी गाय जो होती है ना,
एक माइल्ड डिजीज है, यानी एक कमजोर डिजीज है काउपॉक्स। काउपॉक्स स्मॉलपॉक्स, यानी काउपॉक्स जिसको हो जाता है ना उसे स्मॉलपॉक्स नहीं होता। ये चीज एडवर्ड जेनर ने देखी, यानी उन्होंने देखा कि जो गाय पालते हैं ना उन लोगों में ज्यादा रोग देखा गया है, ठीक है। तो यानी किसी न किसी उनको लिंक मिला, तो उन्होंने देखा भी काउपॉक्स है ना, काउपॉक्स वो अगर किसी को हो जाए तो स्मॉलपॉक्स नहीं होता, ठीक है। ये चीज उन्होंने चेक की, फिर इस पे एक्सपेरिमेंट करते गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा भी काउपॉक्स का अगर वायरस किसी के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाए तो स्मॉलपॉक्स नहीं होता, तो ये ट्राई किया जाए। तो उन्होंने देखा भी ये तैयार कौन हो, फिर ठीक है उनका मतलब फिर मानली था जो एडवर्ड जेनर का, जो मानली था, मानली का मतलब जो गार्डनर था, उसके लड़के पे टेस्ट किया गया, छोटा सा था 5-6 साल का लगभग, उसके अंदर काउपॉक्स का वायरस डाला गया, और काउपॉक्स का वायरस डालने के बाद उसमें एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, उसने क्या डाला, स्मॉलपॉक्स का वायरस डाला गया। तो उन्होंने देखा कि काउपॉक्स के वायरस से अगर रोग नहीं हो रहा है, काउपॉक्स के बाद क्या हुआ, स्मॉलपॉक्स उसे नहीं हुआ, यानी हो सकता तो वो रिस्क वाली बात थी, एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। तो उसके आधार पे उन्होंने क्या किया, फिर एक वैक्सीन की खोज की और एक वैक्सीन का निर्माण कर दिया, ठीक है। इसलिए उन्हें क्या कहा गया, टीकाकरण का जनक कहा गया। सबसे पहला वैक्सीन किसका बना था, चेचक का बना था, दिमाग में डाल लो इस बात को, ठीक है ना। तो ये लंबी कहानी थी, मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके बता दिया इसको, ठीक है, चलिए। तो ये बात थी स्मॉलपॉक्स। उसके बाद आता है चिकन पॉक्स। उसके बाद क्या आता है, चिकन पॉक्स। मुझे डिटेल में पढ़ाने में मजा आता है, मतलब बहुत मजा आता है, लेकिन रोग इतने हैं अगर इन्हें डिटेल में पढ़ाना शुरू कर दिया ना तो रोगले हो जाएंगे। मतलब रोग पढ़ाता हूँ मैं रियल में, ऐसा बनता ही नहीं, एनर्जी सी नहीं बनती है, पता नहीं रोग वाली सी फीलिंग आती है, आपको भी आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है चिकन पॉक्स, लेकिन पढ़ना पड़ेगा पेपर हमें। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स को आपको कहा जाता है छोटी माता, ठीक है ना। आप छोटी माता पता नहीं किसको कहते हो, छोटी माता भी कहा जाता है, ठीक है। ये किस वायरस से होता है, इंपॉर्टेंट ये है, वेरिसेला। इससे होता है, वेरिसेला वायरस से होता है। कौन सा वायरस है, वेरिसेला, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वेरिसेला रोग भी कहा जाता है। कौन सा रोग कहा जाता है, वेरिसेला रोग भी कहा जाता है, वेरिसेला, ठीक है ना। वो वेरिओला था, इसमें सी आ रहा है तो याद कर लेना, वो वेरिओला था, इसमें सी आ रहा है, सी से याद करोगे, वेरिसेला। कौन सा वायरस है, वेरिसेला वायरस, ठीक है। तो उस चेचक का तो मैंने बता दिया था ना, उसे अनमूलक रोग घोषित कर दिया गया है 1977 के बाद, वो कहीं पे भी नहीं देखा गया है, इस बात को भी याद करना। चिकन पॉक्स, ठीक है, ये भी एक उसी की तरह है, इसमें भी क्या होंगे, रेड रैश ऑन स्किन। आपसे पूछा वो चेचक रोग किसको प्रभावित करता है, तो मैंने बताया था वो स्किन को प्रभावित करता है, पूरी स्किन पे क्या होंगे, आपके छाले से हो जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार ये भी किस अंग को प्रभावित करेगा, यानी लाल दाने हो जाते हैं, छोटे छोटे लाल दाने त्वचा पर हो जाते हैं, तो ये भी किसको प्रभावित कर रहा है, त्वचा को, ठीक है ना। प्रभावित अंग कौन सा है आपका, त्वचा है, स्किन है, याद रखना। इफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, त्वचा है। और इसका भी वैक्सीन है, कौन सा, वैक्सीन का नाम क्या है, वेरिसेला वैक्सीन, वेरिसेला, इसके नाम पे वेरिसेला वैक्सीन है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा लक्षण क्या नजर आते हैं, एक तो लाल दाने हो जाते हैं, दूसरा लक्षण आता है माइल्ड फीवर होता है। माइल्ड फीवर यानी मीठा मीठा बुखार होता है, मीठा मीठा बुखार होता है, बहुत ही कम बुखार होता है, रेगुलर रहता है, ठीक है, रेगुलर रहता है। तो गांव में इस रोग को क्या बोला जाता है, आंकड़ा काकड़ा, आंकड़ा काकड़ा, ऐसा ही बोलते हैं शायद, ठीक है, आंकड़ा काकड़ा। यानी ये रोग लगभग एक बार हो जाता है, ये जरूरी नहीं एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा, 2 बार भी हो सकता है। आंकड़ा काकड़ा यानी एक बार ये रोग हो जाता है ना, तो इसके प्रति क्या हो जाती है, एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है, इस वायरस के प्रति हमारे शरीर में वेरिसेला, यानी वेरिसेला के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा, दोबारा ये वायरस जल्दी से अटैक नहीं करते हैं, लाल दाने से हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, लेकिन वो निशान नहीं छोड़ के जाते, ठीक है ना, स्केयर नहीं रहते, कोई भी मतलब
उसके बाद निशान नहीं रहेगा आपके शरीर पे, लेकिन चेचक वाला निशान छोड़ के चला जाता है परमानेंटली, और इसके अंदर रहते नहीं। ये एक बार हो जाता है, बचपन में ज्यादातर हो जाता है, और उसके बाद ये रोग पूरी उम्र में नहीं होता, बहुत ही कम देखने को मिलता है कि दोबारा हो जाए, क्योंकि इसके प्रति इम्यूनिटी पावर का निर्माण हो जाता है, और हमें जैसे ये वायरस एंट्री करेगा हमारे शरीर में तो नहीं होगा। ठीक है, ये फैल भी सकता है, त्वचा को टच करने से फैल सकता है, दूसरे के संपर्क में आने से, जिसको नहीं हुआ है तो उसको हो सकता है। ठीक है, आंकड़ा काकड़ा एक को निकल जाए तो घर में दूसरों को निकल सकता है। इसके अंदर आपको पता ही है, मतलब जौ का पानी पिलाया जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, मिर्ची वगैरह नहीं खानी होती, तो चिकन पॉक्स छुट्टी है। कौन सी है? छुट्टी माता। उसके बाद आपका आता है मिजल्स, मिजल्स मम्स, मिजल्स और मम्स। मिजल्स को बोलते हो खसरा, क्या बोला जाता है? खसरा। ठीक है, और इसे भी बोला, मम्स को बोला जाता है गलसुआ। ठीक है, ज्यादा याद नहीं करना होता है, यहाँ से 2-3 बातें याद करनी होती है। मिजल्स होता किससे? ठीक है, तो मिजल होता है आपके रूबेला वायरस से। कौन से वायरस से होता है? रूबेला वायरस से होता है। कौन से वायरस से होता है? रूबेला वायरस, यानी रूबेला विषाणु से होता है। ठीक है, और ये किससे होता है? तो ये होता है पैरामिक्सो वायरस से, पैरामिक्सो वायरस से, यानी पैरामिक्सो विषाणु से होने वाला। ठीक है, तो मिजल्स मम्स, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर भी क्या हो जाता है? आपको थोड़ा सा बुखार चढ़ेगा, फीवर होगा, उसके बाद इस पे भी क्या हो जाते हैं? लाल दाने हो जाते हैं आपकी त्वचा पे। पहले तो लाल दाने कहाँ होते हैं? आपके गर्दन पे होते हैं, रेड रैश ऑन नेक, और धीरे धीरे गर्दन के बाद ये पूरे शरीर पे फैल जाते हैं, पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। ठीक है, खसरा के अंदर। क्लियर है? तो इसके अंदर भी, खसरा के अंदर मिजल्स क्या है? रूबेला वायरस से होता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये रूबेला भी पूछ लिया जाता है, रूबेला किससे होता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? खसरा। ठीक है, और लाल दाने हो जाते हैं आपके, पहले तो यहाँ पे गर्दन पे लाल दाने देखने को मिलेंगे, फिर पूरी त्वचा पे, पूरे हाथों पर, यहाँ तक भी लाल दाने देखने को मिल जाते हैं। इसे भी मतलब गांव के अंदर देखा होगा, कोई बीमाता आ गई, ये करना है, वो करना है, मतलब अलग अलग प्रकार के थोड़े से पंच बोलते हैं, तो लाल दाने गर्दन पे हो जाते हैं। ठीक है, ये बात भी याद रखना, इतनी बात याद रखो। इसके लिए वैक्सीन है जो पहले ही लग जाता है, वैक्सीन है। वैक्सीन का नाम इंपॉर्टेंट है, MMR, मिजल्स मम्स रूबेला। ठीक है, इस वैक्सीन की फुल फॉर्म। इसके लिए गलसुआ, ये क्या करता है? जब स्वेलिंग, लक्षण क्या नजर आते हैं? स्वेलिंग ऑन पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड कौन सी है? सिलेबरी ग्लैंड है। कर्णफूल ग्रंथि बोलते हैं इसको अपन, यानी लार ग्रंथि जो है, लार ग्रंथि पर सूजन आ जाती है, लार ग्रंथि पर सूजन आ जाती है। ठीक है, पेनफुल होती है, मतलब बहुत ज्यादा दर्दनाक होती है। इसमें भी बुखार होता है, आपको फीवर होता है। ठीक है, बुखार हो जाएगा, लक्षण देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये मतलब लगभग 2 से लास्ट 1 हफ्ते के अंदर ये ठीक हो जाता है, 1 वीक, 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है। ठीक है, कौन से वायरस से होता है? इसके लिए पहले ही एक वैक्सीन आता है, यानी पहले लगवाना होता है, बचपन में आपके स्कूल में लगा होगा, MMR, यानी ये 3, ठीक है, 3 रोगों के लिए। तीसरा एक कौन सा है? तो तीसरा जिसे जर्मन मिजल्स बोलते हैं, यानी जर्मन तीसरा सीधा रूबेला बोला जाता है उसको। ठीक है, सीधा रूबेला बोला जाता है। ठीक है, तो उसका दूसरा नाम है जर्मन मिजल्स, बता रहा हूँ, याद नहीं करना। वो भी रूबेला वायरस से होता है, यानी इसके लिए भी कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? MMR, जर्मनी के अंदर पाया जाता है स्पेशली। ठीक है, तीनों के लिए इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो एक तो मिजल्स मम्स रूबेला,
तीनों के लिए इंजेक्शन लगता है बचपन के अंदर, MMR का एक वैक्सीन होता है जो लगता है, और उसके बाद क्या होगा, ये तीनों रोग होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, ये कौन से होता है, पैरामिक्सोवायरस होता है ये वही है कनफड़ जिसे बोलते हो, गांव के तरीके से क्या बोला जाता है, कनफड़ बोला जाता है, कनफड़ यानी कान फटने को तैयार हो जाता है, कनफड़। यहाँ पर या यहाँ पर दोनों में स्वेलिंग हो सकती है, यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड होती है, लार ग्रंथि होती है, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है तो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देने लगता है यहाँ से। ठीक है, फिर झाड़ा फूंक करवाने के लिए जाते हो आप, झाड़ा डाल देते हैं, बोलो वो दादा झाड़ा लगाता है, वो कहता है फिर थोड़ा सा घी लेके आइयो, थोड़ा सा इतना ये है आपके, तो वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, वैसे ये रिसोल्व हो जाता है। ठीक है, विद इन वीक, तो अपने आप ठीक होने वाला रोग है, लेकिन उससे पहले अगर इंजेक्शन लगाए तो कन्फर्म होने के चांसेस नहीं रहते, तो झाड़ा फूंक करवाने की जरूरत नहीं है। तो मम्स, ठीक है, मिजल्स, ये रोग भी हो गए आपके। वायरस याद करना है यहाँ के, और इंजेक्शन याद करना है, ठीक है ना, दो चीज याद करनी है आपको। हिंदी में मम्स को बोलते हैं गलसुआ, लिख लेना, मम्स को क्या बोलते हैं, गलसुआ, और गांव वगैरह में इसे कनफड़ बोल देते हैं, सिंपल सी भाषा में कनफड़, कनफड़। ठीक है, मिजल्स हो गया, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया हो गया, सब हो गया। ठीक है, स्मॉल पॉक्स हो गया, ठीक है, स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, एड्स हो गया। ठीक है, पता नहीं किसी न किसी को हुआ होगा, पोलियो हो गया, मम्स हो गया, मिजाल्स हो गया, ठीक है, येलो फीवर हो गया, जिक्का हो गया, कौन कौन से रहेंगे भाई, चिकनगुनिया, जिक्का हो गया, ठीक है, हर्पीज लिख लो, कौन सा रोग रहेगा, हर्पीज। ठीक है, हर्पीज रोग क्या होता है, ये सेक्सुअल कांटेक्ट से होने वाला रोग है, वायरस का नाम है, वायरस का नाम क्या है तो आपको लिखना है हर्पीज है इसका, वायरस का नाम क्या है, हर्पीज है। होता किससे, सेक्सुअल कांटेक्ट से होने वाला है, ठीक है ना, यानी लैंगिक संपर्क से होने वाला रोग है, ज्यादातर ये लैंगिक संपर्क से फैलता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है जी, आपके ब्लिस्टर ऑन लिप एंड जेनेटेरिया, ठीक है, यानी छाले हो जाते हैं, छाले कहाँ पे हो जाते हैं, एक तो आपके होठ पे नजर आएंगे, होठ पे, और दूसरा जनन अंगों पे नजर आएंगे, जनन अंगों पे। ठीक है, ज्यादातर ये जनन अंगों को प्रभावित करने वाला रोग है हर्पीज। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, जनन अंगों को प्रभावित करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है, वायरस का नाम है हर्पीज, हर्पीज वायरस से होता है। ठीक है, हर्पीज वायरस से होता है, क्लियर, क्लियर है बात क्या, हर्पीज वायरस से होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है। ठीक है, ज्यादातर फैलने वाला, क्योंकि वेजिनल फ्लूइड या सेमन के अंदर इसके क्या पाए जाते हैं, वायरस पाए जाते हैं, अगर कोई भी इससे क्या है, पॉजिटिव है, यानी हर्पीज वायरस किसके अंदर है तो लैंगिक सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है। तो हर्पीज के बाद आपका रह गया कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड। ठीक है, जिसे आप बोलते हो जुकाम, क्या बोलते हो, जुकाम। ठीक है, इसे वैसे बोला जाता है राइनोटिस। ठीक है, कॉमन कोल्ड जो है, जुकाम आपको, वो किस वायरस से फैलता है तो राइनो वायरस से फैलता है। कौन से वायरस से फैलता है, राइनो वायरस, राइनो विषाणु से फैलने वाला रोग है ये। ठीक है ना, किस वायरस से होता है, आपको कॉमन कोल्ड नॉर्मल सा। ठीक है ना, इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, किससे फैलता है, राइनो वायरस से फैल सकता है, कौन से फैलता है, वायरस से फैलने वाला है। ठीक है, इसके अंदर आपको लक्षण आपको सभी को पता है, क्या देखने को आएंगे, आपको स्नीजिंग होगी, छींक आएगी, क्या आएगी, छींक। ठीक है ना, कफिंग हो सकती है, यानी खांसी भी आ सकती है आपको। ठीक है, आपको फीवर, बुखार भी हो सकता है, यानी बुखार भी हो सकता है। ठीक है, आपको सांस लेने में दिक्कत या नेजिया जिसे बोलते हैं, नेजिया यानी नाक से पानी बहेगा, नोज फ्लूइड, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा छींक आएगी, नाक से पानी बहेगा। ठीक है, उसके बाद आपके गले में दर्द भी हो सकता है थोड़ा बहुत। और ये किसको प्रभावित करता है, किस अंग को प्रभावित करता है, इफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ये रेस्पिरेटरी पैसेज को जो है, यानी श्वसन
नाल को प्रभावित करने वाला अंग है ये, ठीक है ना। जो श्वसन नाल को, यानी आपका ट्रेकिया प्रभावित होगा, गला प्रभावित हो जाएगा, यहाँ पर आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा क्योंकि बार बार खांसी या जुकाम में छींक वगैरह आएगी आपको, ठीक है। तो सर दर्द भी होगा आपका, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होगा, आपका सर दर्द भी होता है, आपको पता भी होगा ये बातें तो, ठीक है ना। हेड इच होता है यानी सर दर्द भी होता है, ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। बहुत ज्यादा फैलने वाली, इजीली मतलब कांटेक्ट में आने से फैल सकती है। फैलता किससे है, तो आप छींकोगे, छींक के सामने कोई संपर्क में आएगा तो वो फैल सकती है। स्नीजिंग से यानी एयर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैल सकती है। आपको रुमाल रखना चाहिए कॉमन कोल्ड होने पर, ठीक है, क्योंकि दूसरों को आप जल्दी से प्रभावित कर सकते हो, बहुत जल्दी ये फैल जाती है। घर में अगर किसी को जुकाम हो जाता है, बार बार उसके पास में रहते हैं, अगर वो छींकता है तो सभी बंदों को जुकाम देखने को मिलता है, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड क्या है, ये लंग्स को प्रभावित नहीं करता, आपके फेफड़ों तक को प्रभावित नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक प्रभावित करता है इस बात को, यानी रेस्पिरेटरी पैसेज को प्रभावित करता है, फेफड़ों को प्रभावित नहीं करता। तो कॉमन कोल्ड नॉर्मल से। कॉमन कोल्ड के अंदर क्या दिया जाता है, ठीक है, कॉमन कोल्ड के अंदर दिया क्या जाता है, कॉमन कोल्ड से क्या होती है, जो टेबलेट वगैरह होती है उनका नाम है कॉमन कोल्ड है। इसका कोई भी वैक्सीन नहीं है, ये भी बता देता हूँ, परमानेंट वैक्सीन नहीं है, ठीक है ना। ये वैक्सीन और दवाई का इलाज हो जाएगा। इसके अंदर मतलब कोल्ड वगैरह की जो दवाइयाँ होती है वो दे दी जाती है और उसके बाद ठीक हो जाती है, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड के बाद आपका रहता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा हो गया क्या, सेम है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है, तो ये वायरस का नाम है क्या है, इन्फ्लुएंजा है। वायरस कौन सा है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, ठीक है। इसे सीधा नाम बोल दिया जाता है ऑल्सो कॉल्ड फ्लू, यानी फ्लू के नाम से भी पुकारा जाता है, इसे फ्लू भी कहा जाता है, फ्लू भी कहा जाता है। तो याद रखना कौन से वायरस से होता है इन्फ्लुएंजा, होगा क्या, वही होगा जिस प्रकार कॉमन कोल्ड के अंदर होता है, छींक आएगी आपको, ठीक है। याद नहीं करना, नो प्रॉब्लम, आप याद करोगे। इन्फ्लुएंजा कौन से वायरस से होता है, होता किससे, सिर्फ से यही बात इंपॉर्टेंट है, ये होता किससे, तो वायरस से होता है, इसके लिए यही बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लक्षण क्या होंगे, छींक आएगी, उसके बाद खांसी भी होगी, आपको सर दर्द होगा, बुखार होगा, ये लक्षण देखने को मिलेंगे। इसका कोई भी वैसे वैक्सीन नहीं है, ठीक है ना, वैक्सीन इसका भी नहीं है। तो ये चीज लक्षण आपको नजर आएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट आपका फ्लू से मुझे याद आए, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू, इसके भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो होता है किससे, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। किससे होता है, बर्ड फ्लू यानी पक्षी, ये कहां से आया, तो पक्षियों में होता था पहले, ठीक है। और ये किस में होता था, पिग यानी सुअर के अंदर होता था, सुअर। और ये किस में होता था, बर्ड के अंदर होता था। अगर बर्ड के अंदर होता था, उससे क्या आ गया, ये मानव के अंदर आया है, यानी बर्ड फ्लू किससे आया है, तो आप कहोगे जी पक्षियों से, मानव में आया। अगर आपसे पूछे स्वाइन फ्लू किससे आया, तो स्वाइन का मतलब ही सूअर होता है, स्वाइन का मतलब ही सूअर है, यानी सूअर से आदमियों के अंदर आ गया आपके अंदर, ठीक है। किस वायरस से होता है, तो वायरस का नाम है, वायरस का नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है H5N1। इस वायरस का नाम क्या है, H5N1, ठीक है ना, यानी H5 और N1। इसके बाद ये इस वायरस का नाम क्या है, H1N1। इस वायरस का नाम क्या है, H1N1, ठीक है। स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू। बर्ड क्या है, एक हैन, यानी सबसे ज्यादा ये मुर्गियों में देखने को मिलता है। हैन के अंदर आप याद करोगे, इसके वायरस का नाम कैसे याद हो जाएगा, यानी हैन, ठीक है। यानी जहां ई है, ई कितने पे आता है, रीजनिंग में पढ़ते हो 5 पे आता है, तो H5N नाम है वहां पे, ठीक है। और ये H1 है, तो दूसरा, दोनों याद रह जाएंगे क्योंकि ऑप्शन में दोनों मिलते हैं, H5N1 और H1N1, ठीक है। तब आपका कंफ्यूजन हो जाता है, ये बर्ड फ्लू किससे होता है, स्वाइन फ्लू किससे होता है, तो 5 हैन याद रखोगे, या मुर्गी याद रखोगे, मुर्गी 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 मुर्गी, ठीक है ना, क्या मुर्गी, तो पक्षियों से आया, ठीक है।
और ये किसमें है। इसका वैक्सीन का नाम भी क्या है, इसके वायरस का नाम है जो इसके वैक्सीन का नाम है वैक्सीन, और इसके वायरस का नाम है वैक्सीन है, इनके लिए वैक्सीन है बर्ड फ्लू स्वाइन फ्लू। इसके अंदर भी क्या होता है, ये किसको प्रोवाइड करते हैं, तो दोनों के दोनों किसको करते हैं, आपके लंग्स को प्रोवाइड करते हैं, यानी आपके फेफड़ों या श्वसन तंत्र को प्रोवाइड करने वाले हैं। छींक वगैरह आएगी, बुखार हो जाएगा आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा गले में दर्द होना शुरू हो जाएगा, फेफड़ों में भी दर्द हो सकता है, काफी दिनों तक रहे। तो उसी प्रकार जिस प्रकार कोरोना के लक्षण नजर आ रहे हैं उसी प्रकार इसके भी लक्षण हमें नजर आते हैं। ये मतलब किसमें, पक्षियों से मानव में आया था, सुअर से मानव में आया था। क्लियर है बात क्या, कोरोना किससे आया था, बैट यानी चमगादड़ से आया था। कोरोना के बारे में सबको पता होगा, बहुत ज्यादा नॉलेज ले ली होगी आपने, तो यहाँ पर टाइम खराब करने का मतलब नहीं। कोरोना के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो 1-1 घंटे का लेक्चर बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू हो गया, आपका इन्फ्लुएंजा हो गया, हेपेटाइटिस रहेगा, लिख लो हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड जॉन्डिस, इसे पीलिया भी कहा जाता है, इसे पीलिया भी कहा जाता है, इसे पीलिया भी कहा जाता है। एक बात लिखिए। दूसरी बात आपको क्या लिखनी है, ये है क्या, ठीक है, इसके अंदर लक्षण क्या नजर आते हैं, लक्षण जो सिम्टम होंगे वो क्या नजर आएंगे। होता किससे, वायरस का नाम हेपेटाइटिस है, 6 प्रकार के रोग होते हैं, मैं बता दूंगा, लक्षण सभी के एक जैसे होंगे। लक्षण क्या होगा, स्किन, आई, नेल, ठीक है, किस कलर के हो जाएंगे, येलोविश, यानी आपके त्वचा पीली दिखाई देने लगेगी, आंखें पीली दिखाई देने लगेगी, आपके नाखून पीले दिखाई देने लगेंगे इसमें, ठीक है, नाखून किस रंग के हो जाएंगे, पीले रंग के नजर आने लगेंगे, सबसे बड़ा लक्षण है। उसके बाद आपको लीवर पेन होगा, यानी यकृत में क्या होगा, दर्द होगा, ठीक है। उसके बाद आपको फीवर भी होगा, यानी बुखार हो जाएगा, ठीक है, वीकनेस से फील होगी। स्टूल फिसिस या स्टूल येलो कलर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आपका जो यूरिन है वो डार्क कलर का हो जाएगा, यूरिन डार्क येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है, यानी मूत्र के जो होगा वो ज्यादा पीला दिखाई देने लगेगा। दूसरी बात क्या है, स्टूल यानी फिसिस जिसे मल बोलते हैं, उसका रंग भी क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके आंखें वगैरह भी पीली नजर आने लगेगी, तो उसे पीलिया बोलते हैं, जैसे हेपेटाइटिस। जॉन्डिस एक अलग चीज है, लेकिन इसको जॉन्डिस कहा दिया जाता है, वैसे जॉन्डिस और इसमें थोड़ा सा फर्क भी है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद आपका लीवर जो होगा लार्ज हो जाएगा, लीवर के अंदर क्या आ जाएगी, आपकी स्वेलिंग आ जाएगी, यानी लीवर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और उसमें क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, ठीक है। तो ये किस अंग को प्रभावित करता है, तब आपका आंसर क्या रहेगा, लीवर को प्रभावित करता है। कौन से अंग को प्रभावित करता है, लीवर को, ठीक है। ऐसी चीज देखने को मिलेगी। लीवर को कैसे प्रभावित करता है, इसके नाम पे क्या है जी, हेपे, ठीक है, यानी हेपेटोसाइट क्या है, लीवर की कोशिका है, हेपेटोलॉजी, हेप्टिक वेन, हेप्टिक बाइल डक्ट, हेप्टिक आर्टरी, हेप्टिक शब्द किससे संबंधित है, लीवर से संबंधित है। ये किस अंग को प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है, और लीवर को प्रभावित करके लीवर में स्वेलिंग आ जाती है, धीरे धीरे लीवर बड़ा हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे क्या वो छोटा होना शुरू हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, ठीक है। लास्ट में क्या हो जाता है, आप इसका इलाज नहीं करवाते हो तो डैमेज होके वो डेड मतलब खत्म हो जाता है लीवर, ठीक है। उसमें लीवर फेलियर होने के कारण लास्ट में हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक आने के बाद मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस एक बुरी बीमारी है, नॉर्मल पीलिया आपको ठीक हो जाता है, लेकिन हेपेटाइटिस की बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, ठीक है। इसे काला पीलिया बोलते हैं, इसे काला पीलिया स्पेशली किसके लिए बोला जाता है, हेपेटाइटिस को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी होता है, हेपेटाइटिस डी होता है, हेपेटाइटिस ई होता है, और हेपेटाइटिस जी होता है। यानी हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अगर हेपेटाइटिस ए वायरस से फैलता है तो उसे बोलेंगे हेपेटाइटिस ए, मतलब 6 प्रकार के वायरस देखे गए। हेपेटाइटिस बी वायरस से फैलता है तो उसे हेपेटाइटिस बी बोल देंगे। हेपेटाइटिस सी वायरस से फैलता है, यानी वायरस के नाम ही सी है, बस सी वायरस,
तो हेपेटाइटिस सी बोल देंगे, ज्यादा याद नहीं करना इसे। हेपेटाइटिस बी वायरस से फैलता है। अगर हेपेटाइटिस ई वायरस से फैलता है तो हेपेटाइटिस ई बोल देंगे, और हेपेटाइटिस अगर जी वायरस से फैलता है तो हेपेटाइटिस जी बोल देंगे उसको। क्लियर है? ठीक है। इसमें ये फैलता किससे? तो ज्यादातर ये किससे? कोई वाटर या फूड, यानी आपको गंदा कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर आपका होगा, जिससे संक्रमित भोजन खाने से, संक्रमित जल पीने से ये ज्यादातर हो जाता है। तो हमें हर जगह मतलब गोलगप्पे नहीं खाने चाहिए। सोच लो आप वो हाथ दे रहा है, पता नहीं कितने गंदगी से भरा होगा ये वगैरह, तो गोलगप्पे वगैरह नहीं खाने चाहिए। आप मतलब स्ट्रीट फूड है जो, यानी गलियों में जो भोजन मिलता है उससे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा रोग होने की संभावना है। ठीक है, तो ये उनसे फैलते हैं। ये भी उससे फैलता है, फूड एंड वाटर, ये मोस्ट ऑफ इससे फैलते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी स्पेशली ना अलग प्रकार का है थोड़ा सा, तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलने वाला है। थोड़ा सा याद रखना, सेक्सुअल इंटरकोर्स से, यानी ये लैंगिक संबंध से फैलने वाला है हेपेटाइटिस। ठीक है, ये लैंगिक संबंध से फैलने वाला है। यानी इसके अंदर क्या होता है, सबसे खतरनाक कौन सा है? तो हेपेटाइटिस बी है। सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक कौन सा है? तो हेपेटाइटिस बी। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं देनी है मेरे को। हेपेटाइटिस बी खतरनाक है। ठीक है, लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, लीवर काला हो जाता है। ठीक है, इसे काला पीलिया भी कह देते हैं इसलिए। और उसके बाद हमारे शरीर रंग पीला हो जाता है। उसके बाद खून का पानी बनना शुरू हो जाता है। खून का पानी बनने का मतलब ये है उसके अंदर आरबीसी खत्म हो जाती है। तो ये प्रभावित लीवर को भी करता है, स्प्लीन को भी करता है और आरबीसी भी करता है। आरबीसी ज्यादा डैमेज होगी तो आपको पता है, आरबीसी ज्यादा डैमेज होगी तो स्प्लीन क्या कर देगा? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन जो होगा उसका निर्माण करेगा। फिर ज्यादा बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन हमारे शरीर में हो जाएगा। बिलीरुबिन शरीर में ज्यादा होने के कारण रक्त में ज्यादा हो जाएगा। यानी आरबीसी ज्यादा डैमेज हुई, बिलीरुबिन ज्यादा बना, और वो क्या होगा? हमारे रक्त में ज्यादा उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे रंग पीला हो जाएगा। मूत्र में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, यूरिन जो होगा वो पीला हो जाएगा। स्टूल में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, स्टूल का रंग ज्यादा पीला हो जाएगा। ठीक है, तो पीलिया इसीलिए बोलते हैं इसको। ठीक है ना, पीलिया। क्लियर बात? तो हेपेटाइटिस बी खतरनाक है। ठीक है, और कोई मेरे हिसाब से नहीं रहा, कोई रहा होगा आगे करवा देंगे। ठीक है, रोग बहुत हो गए, सारे के सारे कंप्लीट हो। ठीक है, मेरे को कफिंग हो रही है, ज्यादातर हो ही जाता है जब रोग बढ़ाते हैं, तो कोई ना कोई ऐसे फील होता है, जैसे एक टायर्ड सा फील होता है यार। ठीक है ना, सही तो है, टायर्ड सा फील होता है, मतलब कमजोरी सी फील होती है। मतलब ऐसे लगता है रोगों के बारे में पढ़ पढ़ के दिमाग खराब सा हो जाता है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाना भी पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा। आपको पढ़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं। अगर पूछे जाते हैं तो आप पढ़ोगे, तभी तो कामयाब हो पाओगे। तो वायरस से होने वाले रोग हमारे खत्म हो गए जो बताए थे, उनमें से कोई रहता है तो देख लेना, कमेंट कर देना, उसके बारे में मैं कमेंट में बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, या नोट्स वगैरह कोई बना के भेजेगा, सेंड करेगा, उसमें ऐड करके आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको लगभग मोस्ट ऑफ नोट्स मिल जाते हैं जो पढ़ाया जाता है उसका। ठीक है, कोई स्टूडेंट बना के भेजता है और जिसकी भी लिखाई अच्छी है ना, लिखाई राइटिंग अच्छी है, तो वो भेज सकता है अपने पास। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, या टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस टेलीग्राम पे भी भेजा जा सकता है। ठीक है ना, और नंबर भी है, उस पे भी व्हाट्सअप कर सकते हो आप। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है हमें कोई भी। आप जैसे करोगे, नोट्स बना के भेजते हो तो दूसरों की हेल्प हो जाएगी, आपकी भी किसी ने हेल्प की होगी। ठीक है, आपकी हेल्प हम कर रहे हैं, आप किसी दूसरे की भी हेल्प कर सकते हो। तो भगवान आपको जल्दी से जल्दी नौकरी देगा। आगे हम जीवाणुओं के रोग भी और पढ़ेंगे, कवक के रोग भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।